Hello students, this is class 4 on chapter staffing. As you all know we are doing chapter number 6. तो आज जो है chapter number 6 में मैं staffing process का topic आपको पढ़ाने वाली हूँ. स्टाफिंग प्रोसेस जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आपके स्टाफिंग चैप्टर के हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे जो है क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से जो है फ्रेम किए जा सकते हैं. स्टार्टिंग विद द स्टाफिंग प्रोसेस, सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं स्टाफिंग प्रोसेस का. स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है. उस ज़रूरत के हिसाब से हम जो है लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए और आइए आकर के जॉब के लिए अप्लाई करिए. इसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. जितने भी लोग आते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से जो मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, ऐसे पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट करने के बाद हम उनकी प्लेसमेंट करते हैं एंड उनको हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. हम जो है उनको फैमिलियराइज कराते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से. जब एम्प्लॉय जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ सेटल होने लगता है, टाइम टू टाइम हम जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को और एनहेंस कर सकें एंड उनका डेवलपमेंट करते हैं. जब एम्प्लॉय काम करता है उस ड्यूरेशन में भी हम उनका अप्रेजल कर सकते हैं एंड जब ईयर एंड पे भी कर सकते हैं. मीन्स अप्रेजल का कोई जो है फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता. हमें जो है टाइम टू टाइम बस ये चेक करते रहना है कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. उनका जो है परफॉर्मेंस हमें चेक करते रहना है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की कैटेगरी में आता है. अगर जो है परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उन्हें प्रमोशन दे सकते हैं. फर्दर जो है वो अपने करियर को प्लान करके और आगे बढ़ सकते हैं. एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है कॉम्पेंसेशन का भी, कि स्टाफिंग प्रोसेस में हम डिसाइड करते हैं कि आखिर हम कितनी पे हम अपने एम्प्लॉय को देंगे ताकि जो है एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होकर के हमारे यहाँ काम कर सके. सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वन बाय वन. So starting with the first point, that is estimating manpower requirement. तो manpower का मतलब कि कितने लोग. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये एस्टिमेट किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है एंड उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. सबसे पहले जो है जब भी हम मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हैं हम जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं कि क्या हम अपनी कंपनी से इन खाली जगह को भर सकते हैं. क्या हम प्रमोशंस के थ्रू, जो रिटायरमेंट्स हैं उनके थ्रू, रेजिग्नेशंस या डिसमिसल्स जो भी हैं, ठीक है, जिन्होंने भी छोड़ दिया है, डिसमिस कर दिया हमने जिन लोगों को, तो क्या हम इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके क्या हम अपनी वेकेंट पोजीशंस भर सकते हैं. ये चीज़ भी हम मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते समय जो है ध्यान रखते हैं. इसमें जो है आपके 3 पॉइंट्स मेनली कवर होते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट में. पहला क्या है, वर्कलोड एनालिसिस. दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस. एंड देन जो है हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ताकि जो है हमें ये पता चल पाए कि आखिर जो है हमें कितने लोगों की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है. तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है. तो लेट मी क्लियर इट आउट कि वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस में आखिर डिफरेंस क्या होता है. जो वर्कलोड एनालिसिस होता है इसमें जो है हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम का कितना लोड है एंड उस वर्कलोड को देखते हुए, मतलब कि काम का कितना प्रेशर है, उस प्रेशर को देखते हुए कितने लोगों की एंड कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी. तो सीधी सी बात जो है हम यहाँ पर ये चीज़ मेजर करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि कितने लोग नेसेसरी हैं, कितने लोग ज़रूरी हैं काम को कंप्लीट करने के लिए एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए. दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस. तो इसमें जो है हम ये एनालाइज करते हैं कि अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ कितने लोग अवेलेबल हैं. हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स होता है उसको हम यहाँ पर वर्कफोर्स एनालिसिस में एनालाइज करते हैं कि आखिर जो है कितने लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं एंड उनमें से कितने लोग ओवरबर्डेंड हैं या अंडरबर्डेंड हैं. सिंपल सी बात आप समझो, वर्कलोड एनालिसिस में ये चीज़ कहता है कि आपके ऊपर काम का जो प्रेशर है उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने लोग चाहिए.
और दूसरी बात वर्कफोर्स एनालिसिस ये बोलता है कि उसी काम को करने के लिए ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग प्रेजेंट हैं, means analyzing existing workforce or employees already occupying the job positions and how many of them are overburdened or underburdened. उनमें से overburdened कौन कौन से हैं, कितने हैं, एंड underburdened कितने हैं. अगर ओवरबर्डन है तो हमें जो और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर अंडरबर्डन है, ठीक है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनके ऊपर और थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं, उनको जो है हम और कोई काम सौंप सकते हैं. तो इस तरीके से हम जो है वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं. अब जब ये दोनों कर लेते हैं उसके बाद हम एक कंपैरिजन करते हैं कि वर्कलोड अगर ज़्यादा है और लोग हमारे पास कम, मतलब काम ज़्यादा है और लोग कम हैं, तो और लोगों को बुला लो भाई, ठीक है, मीन्स आप जो है स्टाफ्स को अपॉइंट कर लो. अगर इसी का ऑपोजिट हो रहा है, मीन्स वर्कलोड कम है एंड वर्कफोर्स ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आपके जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उनमें से आप कुछ को रिमूव कर सकते हो. तो यहाँ पर ये चीज़ वापस से ध्यान से देखो, अगर काम ज़्यादा है लोग कम है तो लोगों को बुला लो, काम कम है लोग ज़्यादा हैं तो लोगों को निकाल दो. सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा अभी जो हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट देखी है कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोगों को इनवाइट करते हैं, आइए और आकर के जॉब के लिए अप्लाई करिए. तो रिक्रूटमेंट जो है यही चीज़ होती है कि हम जो है ढेर सारे कैंडिडेट्स को बोलें कि आप आओ और आकर के जॉब के लिए अप्लाई करो. The process of recruitment includes the search of the various sources of employees. तो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम किन किन सोर्सेज के थ्रू एम्प्लॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट है. Encouraging people to apply for job. तो रिक्रूटमेंट में एक चीज़ और होती है कि हमें जो है लोगों को इनकरेज करना है कि आप आओ, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप आकर के जॉब के लिए अप्लाई करो. नेक्स्ट वन है सिलेक्शन. तो अब जितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, हम सबको तो नौकरी दे नहीं सकते, हमें जो है उसमें से चूज करना होगा जो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए. तो सिलेक्शन में क्या होता है, चूजिंग मोर सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब. तो इसमें जो है चेक किया जाता है जो एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेंट की जो क्वालिटीज़ हैं, एप्लीकेंट की जो एबिलिटी है, क्या वो हमारे नेचर ऑफ वर्क से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. मतलब कि जो काम हमें कराना है वो काम जो है सामने वाला बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसमें, सिलेक्शन में देखते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. तो प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर हमने जो सूटेबल कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो अब जो है हम उसको नौकरी देंगे, उसको जो है हम कुर्सी देंगे कि आओ आप आकर के यहाँ पे बैठो और काम करो. मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशन देना टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट. एंड नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन. अब जो है जब आप आ गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको जो है यहाँ का माहौल समझना होगा, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने होंगे, आपका सुपीरियर कौन है, आपके सबऑर्डिनेट कौन है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझनी होगी. तो ओरिएंटेशन क्या होता है, बेसिकली फेमिलराइज करना होता है जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से, एंड उनको जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के समझाने होते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो अब जब आप आ चुके हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आप काम कर रहे हो, तो कुछ कुछ चीज़ें, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सब कुछ सीख करके आओगे, आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें हमें सिखानी पड़ेगी. तो वो हम किसके थ्रू सिखाते हैं, वो जो है हम ट्रेनिंग के थ्रू सिखाते हैं. तो टाइम टू टाइम जो है हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, उनका डेवलपमेंट करना है, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं वो और अच्छी हो जाएं, एंड जो वो काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करना शुरू करें. उनकी जो है स्किल्स इम्प्रूव करना, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ताकि जो है वो उस तरीके से काम करे जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, वो जो है और इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम करना स्टार्ट करें. कुछ अदर स्टेप्स भी होते हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग प्रोसेस. उसमें से पहला स्टेप है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल.
तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हम जो है उनके लिए एक पहले से स्टैंडर्ड तय करके रखते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है इतना काम करना चाहिए, इसको इतना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, इस तरीके से काम कंप्लीट करना चाहिए, इतने कॉस्ट में कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कुछ स्टैंडर्ड पहले से ही सेट करके रखते हैं। तो उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो है हम उनको इवेलुएट करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा या फिर अच्छा नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट होती हैं। जो सुपीरियर्स होते हैं वो जो है अपने सबऑर्डिनेट्स की फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और ये जो फीडबैक रिपोर्ट होती है ना, इसी के बेसिस पे प्रमोशन वगैरह दिया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता क्या है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके अगेंस्ट जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन क्या होता है, इट रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा तनख्वाह दे रही है तो आपसे ज़्यादा काम भी कराएगी, आपको जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देगी, है ना, और आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करोगे। तो प्रमोशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जिस पोजीशन पे अभी काम कर रहे हो उससे हायर पोजीशन पे जो है अब आप काम करोगे, आपकी पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ जो है प्रमोशन उनको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी। वो जितना अच्छा काम करेंगे, जितना मेहनत से काम करेंगे, जितना ईमानदारी से काम करेंगे, तो जिस भी तरीके से वो काम करेंगे, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे जाकर के काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए ऑब्वियसली कर रहा है। तो कॉम्पेंसेशन इंक्लूड करता है क्या क्या चीज़ें, पे, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉयज़। तो जिस भी तरह का जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो सारी चीज़ें जो है आपका कॉम्पेंसेशन का पार्ट होती हैं। और मैनेजर को जो है एक सही उचित सैलरी फिक्स करनी चाहिए, उचित कॉम्पेंसेशन, राइट कॉम्पेंसेशन फिक्स करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड टाइप ऑफ द जॉब। तो ढेर सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सा काम कर रहे हो, उस सेम पोस्ट के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो कॉम्पेंसेशन डिसाइड करते हैं। बेसिकली ये कॉम्पेंसेशन जो है प्राइस होती है फॉर व्हाट, फॉर डूइंग द जॉब। आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के बदले में जो है आपको क्या मिलना चाहिए, क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्या पैसे मिलने चाहिए, क्या इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, ये जो है वो जॉब के लिए प्राइस होता है कॉम्पेंसेशन। ये जो है दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कैसे, जो वेजेस मिलती, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारे आपके डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होते हैं। और कुछ इनडायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं, लाइक जो है आपका इंश्योरेंस करा दिया, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, आपको जो है वेकेशंस दे दिया, एंड उन छुट्टी की भी हम पेमेंट दे रहे हैं आपको। तो ये सारे क्या हैं, ये इनडायरेक्ट तरीके की पेमेंट्स होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल क्लियर इट आउट। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।